उत्तराखंड में सियासी संकट, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। कहा, उत्तराखंड में खिलौनों की तरह सीएम बदल रहे पीएम मोदी और जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा देने पर बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध, आसानी से लोन लेने में मिलेगी मदद। गोवा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पाक का एक संदिग्ध शख्स एलओसी के पास से गिरफ्तार। इसके पहले कुलगाम में लश्कर के 3 आतंकी हुए थे। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीते रोज इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह बताया कि पार्टी प्रभारी और पर्यवेक्षक विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव कराने आज देहरादून आएंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे विधानसभा की बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। कौशिक ने बताया कि इसके बाद हम सरकार गठन के लिए राज्यपाल से मिलेंगे। कौशिक ने कहा कि संभव है कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों में से कोई एक हो। कौशिक ने कहा कि चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कोविड की वजह से यह अमल में नहीं आ सका। ऐसे में इस्तीफा एकमात्र विकल्प बचा था। आज अभी हमारे पर्यवेक्षक और प्रभारी जी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं 10:30 बजे तक। उसके बाद 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तय होगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जब मैंने पहले भी कहा था 164(4) और 151(1) पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और संविधान, दोनों में जो व्याख्या है उसके आधार पर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि हम कोरोना के कारण अभी 1 वर्ष कोई चुनाव नहीं कराएंगे, खासतौर पर उपचुनाव, ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने एक ही रास्ता बचता था कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और नया कोई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी सियासी हलचल का क्लाइमैक्स आ गया है। राज्य को एक बार फिर नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इस सिलसिले में दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में वर्तमान विधायकों में से ही किसी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम को लेकर ऐलान आज ही होगा और शपथ ग्रहण होगा। बताया जा रहा है कि डीडीहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चुफाल या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत में से कोई एक उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री हो सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में सीएम पद से इस्तीफा दिया था। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे और साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहेंगे। आप सबको मालूम ही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके कारण निश्चित रूप से पुनः चयन की प्रक्रिया होनी है। आज पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। अभी विधायकों से हम मिलेंगे और 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, घोषणा होगी और उसके बाद अगला कदम होगा। रावत जी को बोलो पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ सलाह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी सियासी हलचल का क्लाइमैक्स आ गया है। राज्य को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। 3-3.25 महीने में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं, उनको उन्होंने गिनाया है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर पूरा घटनाक्रम हम देखें
तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था और इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो ये वास्तविकता है, सच्चाई है। क्योंकि समय अवधि बहुत कम रह गई है और ऐसे में आयोग ने अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्यों में जो उपचुनाव होने थे उनको टाला है कोविड के कारण, और इसलिए अभी जो परिस्थितियां हैं अभी सामान्य नहीं हैं, असामान्य परिस्थितियां हैं, और ऐसे में उनको जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया। देखिए, ये कई बार अपरिहार्य परिस्थितियां होती हैं, पार्टी नहीं चाहती है, व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियां और अपरिहार्य परिस्थितियां विवश करती हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन होंगे मुख्यमंत्री इस तरह से भी चल रहा है, क्या आने वाले अभी इस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, नेता का चुनाव विधानमंडल दल की बैठक में तय होना है और शाम को 3 बजे विधायकों को बुलाया गया है, उसके पश्चात बैठक होगी और मुझे लगता है कि शाम तक ये निर्णय हो जाएगा कि कौन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेतृत्व करेगा, कौन सरकार का नेतृत्व करेगा। ये शाम विधायकों की बैठक में सब निर्णय हो जाएगा। हाईकमान अगर दोबारा से आपको जिम्मेदारी सौंपे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, अभी ये सवाल काल्पनिक है, क्योंकि हाईकमांड को ये काम नहीं करना है, विधायकों को इस पर अपना मत करना है और विधायकों को इस पर निर्णय लेना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। तो वहीं इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर भी पलटवार किया। रावत ने कहा कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका था, जिस वजह से इस्तीफा दिया गया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक संवैधानिक संकट के कारण इस्तीफा दिया और इसलिए विधानमंडल दल की बैठक में विधानमंडल दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी। कांग्रेस के पास जनबल तो है नहीं, केवल उनके मुंह का बल है, मुंह बजाने का बल है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, ना मैं पहले कभी रेस में था, ना आज कभी रेस में हूँ। आप लोगों को खराब क्यों लग रहा है? देखिए, प्रदेश की जनता और सारे देश की जनता जानती है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, ये अपरिहार्य परिस्थितियों में दिया है। एक संवैधानिक संकट ये उत्तराखंड की राजनीति में खड़ा हो गया था और इसलिए उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। जनता, उत्तराखंड की जनता शिक्षित जनता है, इसलिए उसको बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया मिलेगी। सर, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सल्ट का चुनाव लड़ लिया होता तो ये गलती आज नहीं करनी पड़ती। क्या सल्ट का चुनाव न लड़ना गलती? आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय काफी अस्वस्थ थे, उनको कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए उनको उस समय वहां से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर चुनाव जब कोई भी प्रत्याशी लड़ता है और विशेषकर जब मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ सोच। जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने के बाद अब पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के पास भी ड्रोन देखा गया है, जिसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के समकक्ष कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली पांडे का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। हरकत सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है और कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। एक तो जम्मू में आपने ड्रोन भेजा और जम्मू के एयरफोर्स बेस में आपने हमला किया, आप वहीं पर नहीं चुप बैठे, आपको शर्म वहीं पर भी नहीं आई। आपने हमारे इंडियन एम्बेसी में जो पाकिस्तान में स्थित है वहां पर भी आपने ड्रोन भेज दिया। इतनी हिम्मत हुई आपकी? आपका हाई सिक्योरिटी जोन है वो, आपका वहां पर तगड़ी सिक्योरिटी होती है और वो वीआईपी एरिया कहा जाता है। ऐसा कैसा आपका वीआईपी एरिया है? ऐसे कैसे आपकी शर्मनाक हरकतें रहती है पाकिस्तान की हर बार? FATF के ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में आप आ चुके हैं। आप पूरे दुनिया में आप मशहूर हैं आतंकवाद के खेल के लिए, और फिर भी आप इतने बोल्डली इतनी ऐसे कदम उठाते हैं कि जो आपको शर्मिंदा ही शर्मिंदा करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आपको ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी है तो फिर भारत भी तैयार है आपको एक बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और ऐसा जवाब मिलेगा ना कि फिर से आप उठ नहीं पाएंगे। तो
ये सारी चीजें पाकिस्तान को बंद करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने कब सवाल पूछा आपसे कि इसके ऊपर जवाब दो, हमने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया जब हमारे एम्बेसी में आपका ड्रोन पाया गया, तब आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। अभी तक आपके पास जवाब नहीं है, या आप जवाब के लिए कुछ कारण ढूंढ रहे हैं, कुछ वाजिब कारण, या आपके पास कारण ही नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ड्रोन से आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आसमानी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का ऐलान किया है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने प्रतिक्रिया दी। Avoid controversy at the national level because that sends messages also across. So I would be far happier as a veteran if this was discussed in-house, and even old chiefs, retired chiefs could be involved in this process. But that's number one. Number two, my second piece of advice is that we need to integrate at the very top first. We must have joint strategy, joint evolution of plans, which is really joint in terms of not just, three separate plans being stitched together, but joint. They are the strategies jointly devised, the operational plans are jointly devised. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है और यहां खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर खेल परिषद डाउनटाउन फुटबॉल की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर अंडर 16 युवाओं में भारी जोश है और उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताओं को राज्य में करवाने की अपील की और खुशी जताई। बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तक यहाँ कोई एकेडमी नहीं खुली थी। अंडर 12, अंडर 15, अंडर 16 यहाँ पे फर्स्ट टाइम हनीफ सर ने एकेडमी खोली। ये फर्स्ट टाइम एकेडमी खोली फुटबॉल की। यहाँ बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ छोटे बच्चे हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसी एकेडमीज और बढ़नी चाहिए। कितनी ज़रूरी थी यहाँ पे? यहाँ बहुत ज़्यादा एकेडमीज की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे सारे फुटबॉल नहीं जानते थे उतना, तो यहाँ बहुत ज़रूरत थी एकेडमी। फर्स्ट टाइम डाउनटाउन में खोली है हनीफ सर ने एकेडमी। तो कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे? बहुत ज़्यादा अच्छा, उनके साथ खेल के भी लगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इससे हमारा फ्यूचर भी बन रहा है और हमारी हेल्थ भी ठीक रह रही है। थैंक यू। मेरा नाम हमजा है। हमजा, आज यहाँ पे जो डाउनटाउन लीग जो स्टार्ट हो गया छोटू बच्चों के लिए, कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? इसके मतलब थोड़ा बताइए हमें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर हनीफ सर जो है वो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, अंडर 12, अंडर 15 अंडर 16। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये फुटबॉल स्टेडियम्स और ज़्यादा बढ़े। हनीफ सर ने डाउनटाउन फुटबॉल स्टेडियम हमारे लिए खोला, एकेडमी हमारे लिए खोली, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। कितनी ज़रूरत थी आपके छोटे बच्चों के लिए फुटबॉल खेलना, और इसमें फ्यूचर भी आप क्या देखते हो उसमें? हम इसमें हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हम देखते हैं और हमारी से हेल्थ भी बढ़ती है। कश्मीर में ज़्यादातर लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसीलिए एकेडमी ज़्यादातर खुलनी चाहिए कश्मीर। बहुत अच्छा लगा डाउनटाउन हीरोज़ की लीग में आकर, क्योंकि हम लोग पहले घर में बैठा करते थे, हम लोग कहीं खेलते नहीं थे और एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। तो आज हम लोग इधर आए हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है और आगे जाकर भी फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा रहेगा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। आपको बता दें, देश में सरसों के तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। 2 दिन पहले गैस सिलेंडर जो घर में यूज किया जाता है, उस सिलेंडर की प्राइस 25 रुपए से बढ़ाई गई। गए 1.5-2 महीने का अगर हमने विचार किया तो उसमें करीबन 90 रुपए की बढ़ोतरी गैस सिलेंडर के दरवाड़ में, भाववाड़ में हुई है। हम जब देख रहे हैं मोदी सरकार आने के पहले यूपीए गवर्नमेंट के वक्त इस सिलेंडर की प्राइस 324 रुपये थी, लेकिन गए 7 सालों में आज वो 900 तक पहुंच गई है। मुझे ऐसे लगता है कि जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो आज शायद गैस सिलेंडर खरीदे या ना खरीदे, इस बारे में उनके घरों में भी 2 राय है। तेल हो या बाकी जो भी हमारी रोज की जिंदगी में लगने वाली चीजें, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सारे रेट्स
आज जो कॉमन मैन है उसके जेब में पैसा नहीं है, और उसी के साथ महंगाई की आज जो मार पड़ी है उससे सारे लोग बेहाल हो चुके हैं। इस तरफ हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पुणे शहर हो या महाराष्ट्र एनसीपी हो, हम इस आंदोलन की तरफ नरेंद्र मोदी सरकार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर इस सोच से बाहर। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग की गई है। तृणमूल नेता और डेरेक ओब्रायन नेता महुआ मोइत्रा ने पीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है, जो वित्तीय घोटाले में अभियुक्त हैं। तृणमूल कांग्रेस के आरोप और सॉलिसिटर जनरल को हटाए जाने की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी तृणमूल कांग्रेस के सामने बाधा के रूप में आ रहा है उसे हटाने की बात हो रही है। घोष ने कहा कि राज्यपाल इनकी करतूत सामने ला रहे हैं, इसीलिए उनको हटाने की मांग हो रही है। तुषार मेहता को हटाने की मांग हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किस किस को हटाएंगे ये लोग, ये सिर्फ प्रतिपक्ष को हटाने में लगे हैं। नहीं, वो गए थे उनके ऑफिस में, जहां तक दोनों तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। शुभेंदु बाबू का कहना है कि हमसे भेंट नहीं हुई, वो बिजी थे। और तुषार मेहता की तरफ से भी ट्वीट आई है कि मैं बाहर था दूसरी मीटिंग में, शुभेंदु बाबू मेरे ऑफिस में आए थे और ऑफिस से उनको बोला गया कि आज टाइम नहीं मिलेगा और मीटिंग, तो इसलिए मिलने का सवाल ही नहीं है। और इस प्रकार जो यहाँ राजनीति हो रही है, जो उनके सामने बाधा के रूप में आएगा उसको हटाने के लिए गवर्नर साहब इनकी जितनी सारी करतूत वो सामने ला रहे हैं। सरकार की नाकामियां और जो हिंसा हो रही है उसमें सरकार की जो असफलता वो सामने ला, इसलिए उनको हटाने के लिए मांग हो रही है। अब शुभेंदु बाबू गए तुषार मेहता के पास उनको हटाने के लिए, तो किस किस को हटाएंगे लोग? अपना काम नहीं, अपने सफलता नहीं, और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है बंगाल में, इस तरफ ध्यान नहीं। वैक्सीन को लेके यहाँ बहुत घपला हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है, और ये खाली अपने जो प्रतिपक्ष हैं उनको हटाने में लगे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, इनकी सोच कैसा है। कल बोलेंगे गृह मंत्री जी से क्यों मिले, उनको हटाओ, प्रधानमंत्री जी से क्यों मिले, उनको हटाओ। ये कोई राजनीति है, नहीं कोई तरीका है। जो संविधान और नीति के आधार पर राजनीति होना चाहिए वो होना चाहिए। और यहाँ की जो टीएमसी सरकार है, ना कानून व्यवस्था, ना संविधान, ना संसद, किसी को नहीं मानते। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि उनकी बात पर माना जाए। दोनों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, इसलिए मामला खत्म। देखिए, ये जो केस 2 महीना से हिंसा चल रहा है, ये तो बेनजीर है, कभी ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के बाद विपक्ष के लोगों को मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, घर और जलाना, लूटना, महिलाओं के साथ बदसलूकी, सब हो रही है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं है, एफआईआर भी नहीं लेता है। मजबूरन हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उसको माना कि लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोग बेघर हैं, और पुलिस को पहले ही बोला था इनको घर पहुंचाओ, अभी तो नहीं हुआ। जो बड़ा कड़ाई से स्टेप लिए हैं, पुलिस को बोला इनको खाने पीने की व्यवस्था किया जाए, सारी सुरक्षा दिया जाए, जो भी कंप्लेन आता है उनके पास उसको एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरा समन भेजा है। 5 जुलाई को उन्हें जांच के लिए हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इधर अनिल देशमुख अचानक से आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके दिल्ली जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। घोटाले का पैसा, फिर हवाला, फिर बेनामी कंपनी, वहां से खुद के ट्रस्ट में लेना और ट्रस्ट से फिर अपना उपयोग करना, और सिर्फ अनिल देशमुख अकेला नहीं, उसके 2 सुपुत्र, उनकी भी फर्जी कंपनियां बनाकर ना अनिल देशमुख को ईडी के सामने हाजिर होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और हाजिर होने के बाद में वो बाहर आ पाएंगे, मुझे तो शंका है। लेकिन ये कह गए हैं कुछ लीगल एडवाइस लेने लोगों से। अभी वो किसी के सामने मत्था टेकने गए हैं या फिर लीगल एडवाइस, वो उनको ही पता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते पहले और दूसरे चरण के दौरान संक्रमण की चपेट में आने से कई परिवार सड़क पर आ गए। परिवार के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के कारण महिलाओं के लिए जीवन यापन करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसी महिलाओं की जिम्मेदारी उठाते हुए सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत ऐसी निराश्रित महिलाओं को सामुदायिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी देने का निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान आला अधिकारियों के बीच में महिलाओं को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच निराश्रित हुई महिलाओं को
परिवार चलाने के लिए सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आगे लाना हमारी जिम्मेदारी है। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड को लगभग 1 साल पूरा हो गया है। यह वही बिकरू कांड था जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया था, जिसमें पुलिस के 8 कर्मी शहीद हुए थे, जिसमें से एक पुलिसकर्मी झांसी के लाल शहीद सुल्तान सिंह थे। जब एएनबी न्यूज की टीम इस घटना में शहीद हुए झांसी के लाल शहीद सुल्तान सिंह के घर पहुंची तो वहां नजारा कुछ और ही देखने को मिला। शहीद सुल्तान सिंह के पिता हरप्रसाद ने बात करते हुए बताया कि सरकार ने उनकी 1 करोड़ रुपए की मदद की, जिसमें से पिता को सिर्फ 20 लाख रुपए मिले, जबकि बहू को 80 लाख रुपए दिए गए। पिता हरप्रसाद का आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे वे अभी भी अधूरे हैं। आज बिकरू कांड कानपुर को लेकर 1 साल पूरा हो गया। ये वही बिकरू कांड है जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इस बिकरू कांड में 8 जवान पुलिस के शहीद हो गए थे, जिसमें से एक जवान झांसी जिले के भोजला का रहने वाला था। बता दें कि ये बिकरू कांड का मुख्य आरोपी हालांकि मुठभेड़ में मारा गया था। आज हमारे साथ शहीद सुल्तान सिंह के पिता मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं कि सरकार ने उनकी कब तक कितनी मदद की। दादाजी, क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। हरप्रसाद जी, आपके पुत्र को 1 साल हो गया है शहीद हुए। 1 साल। क्या लगता है कितने दिन आप कितनी मदद हुई आपकी? सरकार ने कितनी मदद की? कोई मदद नहीं की हुई सरकार ने। सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं की। क्या क्या कहा था सरकार ने? सरकार ने जो कहा था पार्क बनवाएंगे, गेट बनवाएंगे और तुम्हारी पेंशन बनवाएंगे, तुम्हारी पूरी सुविधा देंगे। आज तक कुछ नहीं किया डीएम तक ने। अच्छा, कितना पैसा मिला सरकार की तरफ से आपको? 1 करोड़ रुपए मिला था, 80 लाख रुपए लगे बहू, उसके बाद में 20 लाख में मिला था। अब तक अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ आपके गाँव में? कोई काम नहीं हुआ, आज तक कोई काम नहीं हुआ। गेट का क्या स्थिति है अभी? गेट ये बहुत फूटा फाट हो तो हाँ ना, उस पर वो है पलस्तर, ना उस पर रोड है ना कुछ है, और ना पार्क बनी ना मूर्ति आई, कुछ नहीं आया अभी तक। मूर्ति का कोई भी कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये बताइए कि अभी तक आपके 1 साल होने वाला है, इतने लोग आपके पहले आते थे, लोगों का तांता लगा रहता था, मंत्री विधायक से लेकर कई लोग आते थे। अभी 1 साल होने वाला, इस बीच कोई आपके यहाँ आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल ना विधायक आया, ना मंत्री आया, ना डीएम आया, कोई नहीं आया। सुल्तान सिंह के पिता थे जिन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी सिर्फ 1 करोड़ रुपए से मदद की, जिसमें से 20 लाख पिता को मिला, बाकी बचा हुआ पैसा उनकी बहू को मिला। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे कि उनका स्मृति बनाएंगे, गेट लगवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, लेकिन वह कार्य अभी अधूरा ही है। अब देखना यह है कि ऐसे पिता की सरकार कहां तक पुकार सुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। पेट्रोल डीजल के साथ ही देश में अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार लोगों को राहत देने की बजाय लगातार आम लोगों की कमर तोड़ रही है, जिससे लेकर अब लोगों में भारी रोष है। आपको बता दें, जो सब्जियां अभी कुछ दिनों तक 10 से 20 रुपए किलो में बिक रही थी, वो अब 30 से 40 रुपए में बिक रही है। हालांकि दुकानदार इसकी वजह बारिश को बता रहे हैं। इस टाइम तो सारी सब्जी महंगी है। हरी के रेट, टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं, भिंडी के रेट बढ़े हुए हैं, बैंगन के रेट बढ़े हुए हैं, सब सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट है? जो सब्जी पहले 10 रुपए किलो थी, इस समय वो 20 रुपए किलो है। दुगने रेट हो गए? हाँ, करीब करीब दुगने हो गए। सब्जी की आवक कैसी है पीछे से? सब्जी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ। ये कारण है महंगा होने का? हाँ, यही कारण है। सब्जी में एक तो टमाटर पर प्रभाव पड़ा है, एक फूल गोभी पर और एक मटर पर, बाकी आम रेट वही है जो सब्जियों के है। तकरीबन पहले टमाटर 10 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो है। फूल गोभी पहले भी 30 रुपए किलो बिक रही थी, अब शिमले से आ रही है तो 100 रुपए किलो का रेट है। और मटर पहले थी 40 रुपए किलो, अब है 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो।
लगभग सभी ज्यादातर जो मेन सब्जियां वो सभी महंगी वो मेन चीज जो सब्जी वहाँ ये आ रही है शिमले से, इस करके ये महंगी है। बाहर से सब्जी आने की वजह से महंगी है। हाँ जी। सब्जी मटर में प्रभाव पड़ा है, भिंडी में मौसमी सब्जी सारी महंगी हो चुकी है। कुछ गर्मी के कारण, कुछ बरसात ने सब्जी मार दी। बेलों वाली जो चीज टिंडा 120 रुपए किलो बिक रहा है, टिंडा 60 रुपए किलो था। बेल मर गए टिंडे की, टिंडा 120 रुपए किलो हो गया। और कौन सी सब्जी खीरे की बेल मर गई। खीरा आज देसी वाला 50-60 रुपए किलो है, पहले 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो था। सारी बेल मर गई पानी से, कुछ बारिश ने मार दी और कुछ जो गर्मी के कारण मर गई। टमाटर जो पहले 10 रुपए किलो था अब 40 रुपए किलो है। भिंडी है पहले 20 रुपए किलो थी अब 40 रुपए किलो है। बैगन 50 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो बिक रही है। ये चीज देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। ये खबर है अब यूपी के मुरादाबाद से, जहां सब्जी मंडी के अंदर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालना है वो नहीं की गई। उधर यूपी के प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से जिला पंचायत कार्यालय में मतदान शुरू हो गया। इसमें 84 सदस्यों को मतदान करना है। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा इस समय लगा हुआ है। मतदान स्थल पर मोबाइल फोन लेकर जाना भी प्रतिबंधित है। 84 सदस्यों वाली जिला पंचायत सदन में अध्यक्ष के प्रत्याशी को जीत के लिए 43 सदस्यों का वोट चाहिए। चुनाव मैदान में सपा से मालती यादव और बीजेपी के डॉक्टर वीके सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दोनों प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सारा देख ही रहे हैं कि यहाँ से हर व्यक्ति जो सदस्य पूर्णतः चेक होने के बाद जाएगा। मोबाइल्स हम लोगों ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। अच्छे से चेकिंग फ्रिस्किंग होने के बाद अंदर एंट्री दिया जाएगा। 11 और 3 बजे के बाद हमारा यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगा। टोटल मेंबर्स 84 हैं। सारा लिस्ट दे दिया गया चेकिंग पॉइंट पे और जो सदस्य उन्हीं की एंट्री हो गया, जो ड्यूटी पर उसी की एंट्री। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए हम लोगों ने हर संभव उपाय किए। हर जगह पुलिस व्यवस्था तैनात है। लोगों की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आज सैटरडे है, कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं हम लोग। उसके अनुरूप भी हम लोग तैयारियां किए हुए हैं। चालान भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायत के, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने 3 टायर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। इसमें जो आउटर कॉर्डन है वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वहीं पर लोगों को चेक करके रोक दिया जा रहा है। वहीं से लोग पैदल आएंगे। खबरों का उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी के नाम पर रेप करने के एक मामले में पीड़िता किशोरी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इंसाफ न मिलने और आरोपियों की ओर से लगातार जारी छेड़खानी की घटनाओं के कारण किशोरी ने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके कार्रवाई न करने के कारण किशोरी की जान गई है। मामला थाना परीक्षितगढ़ के क्षेत्र के खजूरी गांव का है। थाना परीक्षितगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 42/21 की पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पीड़िता की मां के द्वारा शादाब एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धारा 306 आईपीसी के तहत शादाब एवं अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 42/21 के विवेचक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं एवं उसमें दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को गृह मंत्रालय द्वारा दी गई Z+ में कवर किया गया है।
इस पर ममता सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार की येलो बुक के मुताबिक जेड श्रेणी की सुरक्षा के पैमाने पर शुभेंदु अधिकारी का रखरखाव किया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने ममता सरकार से सीधे तौर पर एक ही सवाल किया कि राज्य की ओर से शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस क्यों ली गई। आपको बता दें 18 मई को बंगाल सरकार ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस ले ली थी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट चुकी है। खबर है कि आमिर किरण राव से आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। दोनों ने 15 साल बाद शादी तोड़कर सबको चौंका दिया है। तलाक पर आमिर और किरण ने ऑफिशियली ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। दोनों ने लिखा, 15 साल साथ बिताने के दौरान हमने हंसी खुशी से हर पल को जिया और हमारा रिश्ता विश्वास, सम्मान और प्यार के साथ आगे बढ़ता रहा। अब हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे, जो कि पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि को पेरेंट और एक दूसरे के परिवार के लिए होगा। हमने कुछ समय पहले ही अपना सेपरेशन प्लान किया था और अब हम इस अलग अलग रहने की व्यवस्था में सहज है। हम बेटे आजाद के लिए को पेरेंट्स बनकर रहेंगे और उसकी परवरिश हम साथ में ही करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा, हम फिल्मों के लिए और अपने पानी फाउंडेशन के लिए साथ में काम करते रहेंगे। आपको बता दें, आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया था और उसके बाद किरण राव उनकी जिंदगी में आई, जिसके बाद उस रिश्ते का भी अब अंत हो गया। एक बार फिर एक टीवी एक्टर के यौन उत्पीड़न और छेड़खानी से जुड़ी खबर सामने आई है। कसौटी जिंदगी की और एसआईटी वेब सीरीज से मशहूर हुए अभिनेता प्राचीन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कथित तौर पर एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया है। हाल ही के समय में परवीपुरी के बाद ये एक और मामला है जब किसी टीवी एक्टर पर इस तरह के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक प्राचीन चौहान को मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर अभिनेता पर आईपीसी की धारा 354, 342, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी का खुलासा अभी होना बाकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। सीएम ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदाम बनाने का शिलान्यास किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज ने सहकारी समितियों के सदस्यों और किसानों से संवाद किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए सहकारिता का संदेश दिया। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसी सबको माना, यही तो सहकारिता है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मंत्र सहकारिता है। और विश्व का कल्याण हो, ये मंत्र भी सहकारिता। सियाराम में सब ज्ञानी सहकारिता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भाव सहकारिता। इसी भाव से सहकारी मूवमेंट प्रारंभ हुआ। अकेले नहीं, हम सब मिलकर करें। लोकतंत्र भी सहकार के लिए, जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि। ये सहकारी भाव तो है। मैं ये मानता हूं कि मानवता की जड़ में, इंसानियत के मूल में सहकारिता है। जिसके मन में सहकारिता का भाव नहीं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाओ, राज्य स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले में सांसद, विधायक, मंत्री, समाजसेवी, चिकित्सक, अफसर, उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक में विधायक, एसडीएम, सीओ जनपद पंचायत, समाजसेवी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और गांव में पंच, सरपंच, पंचायत सचिव, बाकी समाजसेवी और निचले स्तर पर जो हमारे कर्मचारी, वो मिला के हमने कहा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी।
कोरोना को कंट्रोल करने का मध्य प्रदेश में सफलतम प्रयोग हुआ है। तो वहीं इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारिता के तत्व हमारी गरिमामय संस्कृति में बिखरे हुए हैं। सहकारिता हमारे देश की आत्मा में है। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, किसानों को अच्छा भाव मिले इस पर बात चल रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में थे। हम कई प्रकार के चीज़ों को प्लान किया है, कई प्रकार के नए इनोवेशन को प्लान किया है, कई प्रकार की नई योजनाओं को लेकर आएंगे। जैसे हम टूरिज्म में कोऑपरेटिव के माध्यम से जाएंगे। जो हमारे किसान सब्जियां, फल, फूल उगाते हैं, उनमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से उनको अच्छा भाव मिल जाए, क्योंकि वो लेके आते हैं, स्टोरेज की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है। जो 100 रुपये किलो बिकना चाहिए वो बेचारे 10 रुपये किलो बेच के चले जाते हैं। उस सब में हम लोग प्लान करके बात किया है। माइनिंग के बारे में भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बने, इसके लिए भी अभी हम लोगों ने योजना बनाई है। इसके साथ साथ सम सहकारिता, मजदूरी करते लेकिन ठीक से परिश्रम नहीं मिलता है, तो 2 लाख तक के, मैंने अब निवेदन भी किया सीएम को, 2 लाख तक के जो काम है ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दिए जाए। इसी के साथ साथ जो है ना, एक ग्रामीण क्षेत्र में अनाज उत्पन्न हो गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से, उसमें क्या क्या गांव में हो सकते थे, जैसे ग्राम पंचायत की 50-100 लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के क्या क्या नए इनोवेशन हो सकते हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है, उस क्षेत्र में हम लोग आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दुग्ध वाले क्षेत्र में भी वहाँ ने अमूल का उन्होंने उदाहरण दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय कुरियन साहब का उदाहरण दिया। आगे सहकारिता में काम करें, तो पूरा साल अभी कोरोना के उसमें निकला है। उपार्जन में हम मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में 1 नंबर मध्य प्रदेश आया है। हमारे इसमें सहकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद भी याद देता हूँ। जो लोग इस काम करते करते चले गए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। तो ऐसे अन्य क्षेत्रों में हम लोग लगातार सहकारी आंदोलन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम सुशासन की दृष्टि से किए हैं। खाद का जैसे है, उसका एक पूरा 0% एरर के साथ आज हम खाद का वितरण किसानों को कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया कर रही है कि कोई भी भ्रष्टाचार किसी प्रकार के ना हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह वडोदरा में कांग्रेस के जिला मुख्यालय में पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर जोरदार हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के नेताओं पर राजनीतिक भावना की वजह से कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं, ये चाहते हैं कि वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लें। अगर नेता बीजेपी में शामिल नहीं होता तो फिर उसे परेशान करना जारी रखते हैं। केवल पॉलिटिकल वेंडेटा पे काम करती है और उनका केवल एक तरीका है, डराओ धमकाओ, एजेंसीज का दुरुपयोग करो। वो अगर डर जाए तो उसको भाजपा में शामिल कर लो, अन्यथा उसको परेशान करो, प्रताड़ित करो। आज देश में राहुल गांधी जी एक ऐसी आवाज है जिसने हमेशा से देश के सामने सही तस्वीर रखी है और कोरोना के मामले में हो, चाइनीज एग्रेशन के मामले में हो, एक एक बात जो राहुल गांधी जी ने की है वो सही निकली है। और हमें इस बात का दुख है कि अगर राहुल गांधी जी की बात नरेंद्र मोदी जी मान लिए होते तो वो हालात नहीं होते आज देश में जो कोरोना की वजह से हुआ है। अब महंगाई आप देख रहे हैं किस प्रकार बढ़ती है। आप नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बयान केंद्र सरकार के खिलाफ देख लीजिए, सुन लीजिए। महंगाई के खिलाफ क्या बोले, रुपए के गिरते मूल्य के बारे में क्या बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।